जय हिंद जय भारत दोस्तों। हम लोग यहाँ पे पॉलिटी का 1000 MCQ करने वाले हैं और लगभग दोस्तों हम लोग 350 MCQ कर चुके हैं और ये दोस्तों हम लोग का अगला लेक्चर है। तो शुरुआत करते हैं अगले नंबर सवाल से, जो कि है भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये राष्ट्रपति होता है। अगला नंबर है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये राष्ट्रपति होता है। अगला नंबर सवाल है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद का प्रावधान है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद का प्रावधान है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अगला नंबर है भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा योग्यता जो कि राष्ट्रपति पद के लिए नहीं है। तो देखते हैं, वह भारत का नागरिक हो, तो ये दोस्तों योग्यता है। अगला हुआ 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये भी दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है। अगला है उसमें लोकसभा के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, ये भी दोस्तों सही है। लोकसभा के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, जैसे दोस्तों राष्ट्रपति पागल ना हो, दिवालिया ना हो और लाभ के पद पे ना हो। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये जो राष्ट्रपति के लिए योग्यता नहीं है वो है दोस्तों वह संसद के किसी भी सदन का हो। ये दोस्तों ज़रूरी नहीं है, वह दोस्तों कोई भी सदन का हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगला नंबर है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये अनुच्छेद 55 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यानी दोस्तों चुनाव होता है। अगला नंबर है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि राष्ट्रपति पद के लिए एक व्यक्ति जो है वो कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में दोस्तों अधिकतम कोई भी व्यक्ति दोस्तों 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन यही दोस्तों भारत में देखा जाए तो कोई सीमा नहीं है दोस्तों। भारत में आप कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगला नंबर है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये किस प्रकार होता है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला नंबर है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों जो निर्वाचन होता है वो उसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये डी नंबर होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति पद का चुनाव किया जाता है। अगला नंबर है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि राष्ट्रपति पद के लिए जब चुनाव होता है दोस्तों तो अगर विवाद होता है तो वो कौन इसके विवाद को सोल्व करता है। तो इनके विवाद को जो सोल्व करता है दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय सोल्व करता है। अगला नंबर है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि प्रस्तावक और अनुमोदकों की कितनी संख्या होनी चाहिए कम से कम। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये 50 दोस्तों प्रस्तावक होने चाहिए और 50 दोस्तों अनुमोदक होने चाहिए। अगला नंबर है राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव जो संचालित किया जाता है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है।
इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। अगला नंबर है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन से आर्टिकल के तहत दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय दोस्तों उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 71 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव का जो विवाद होता है दोस्तों, वो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला नंबर है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो ये दोस्तों 2 सप्ताह मिलता है। अगला नंबर है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन से आर्टिकल में यह कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति जब अपने पद पर अपने तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 56 में दोस्तों यह कहा गया है। अगला नंबर है, राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन बी होगा, जो कि दोस्तों संसद के दोनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दोस्तों, संसद के दोनों सदन के सदस्य जैसे दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा और दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये लोग दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला नंबर है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये संसद के मनोनीत सदस्य, ये दोस्तों संसद में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ये दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो दिल्ली और पुदुचेरी को दोस्तों 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए दिया गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश को। अगला नंबर है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 54 के तहत दोस्तों निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। अगला नंबर है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र कब नहीं होता है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, ये दोस्तों मतदान कब नहीं देता है? तो ये दोस्तों एक ही शर्त पे नहीं दे सकता है, जब दोस्तों ये विधान परिषद का सदस्य होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं दोस्तों, ये वोट नहीं देते हैं, क्योंकि दोस्तों विधान परिषद जो है दोस्तों, ये सिर्फ 6 राज्यों में है दोस्तों। 6 राज्य में विधान परिषद है, जो कि दोस्तों जैसे यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, ये दोस्तों 6 राज्यों में विधान परिषद है। और यहाँ से दोस्तों अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है दोस्तों, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे।
अगला नंबर है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं दोस्तों। और जब दोस्तों राष्ट्रपति भी दोस्तों इनको शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति भी दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। अगला नंबर है भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये 5 लाख प्रति महीना मिलता है। अगला नंबर है भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता किस निधि से प्रदान किया जाता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है, इनका आपको सही आंसर देना है कि भारत के राष्ट्रपति को भत्ता एवं वेतन दोस्तों ये कहाँ से मिलता है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये भारत की संचित निधि से दोस्तों इनको वेतन एवं भत्ता मिलता है। अगला नंबर है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये उपराष्ट्रपति को देता है। अगला नंबर है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति पे दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया जारी होती है। अगला नंबर है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है।